वेलकम बैक। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ज़ेर सदारत GHQ में अलविदाई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शुरका ने जनरल राहील शरीफ की क़यादत को सराहा। पाक फौज के सिपा सालार का कहना है कि दुनिया की बेहतरीन फौज की कमान संभालने पर फख्र है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने GHQ में अलविदाई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस मौके पर नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, तमाम कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स ने आर्मी चीफ की क़यादत को सराहा और जनरल राहील शरीफ की क़यादत और पेशा वराना महारत पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भरपूर ताउन पर कोर कमांडर्स की खिदमत को सराहा और कहा कि कोर कमांडर्स के ताउन के बगैर कामयाबियों का हसूल मुमकिन नहीं था। जनरल राहील शरीफ ने कहा कि 3 साल तक दुनिया की बेहतरीन फौज की क़यादत पर फख्र है। इस मौके पर जनरल राहील शरीफ ने नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ओहदे और तरक्की पर मुबारकबाद भी पेश की। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदा सूरत हाल, खित्ते को दरपेश चैलेंजेस और हिकमत अमली का भी जायजा लिया गया। इस दौरान पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि जनरल राहील शरीफ ने नए आर्मी चीफ को अपने तजुर्बात से भी आगाह किया ताकि वो मुस्तकबिल में दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने हिकमत अमली तरतीब दे सके। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने सदर ममलिकत ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अलविदाई मुलाकातें की। नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ की गरां कदर खिदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आर्मी चीफ ने ISI हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ अलविदाई मुलाकात के लिए ईवान सदर पहुँचे, जहां उन्होंने सदर ममनून हुसैन से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने मुल्की दिफा के लिए आर्मी चीफ की खिदमत की तारीफ की। इस मौके पर जनरल राहील शरीफ ने पुरखुलूस ताउन और रहनुमाई पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ का कहना था कि पेशा वराना फराइज की अदायगी में हर मरहले में उनकी रहनुमाई और ताउन हासिल रहा। इससे पहले आर्मी चीफ वजीर आजम हाउस पहुँचे, जहाँ नवाज शरीफ ने उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात की। वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की गरां कदर खिदमात को सराहते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम का कहना था कि उनकी क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और ज़रबे अज़्ब को कामयाबी से हमकिनार किया। जनरल राहील शरीफ ने ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल ताउन पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का भी अलविदाई दौरा किया, जहां DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियों पर ISI के अमले को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनरल राहील शरीफ का कहना था कि ISI ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए अहम किरदार अदा किया। मुल्की दिफा की मजबूती के लिए ISI का किरदार अहम है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान पाक फौज को फ्रंट से लीड किया। अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईदें मनाई और उनका हौसला बढ़ाया। दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर जाए वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने की रिवायत को भी कायम रखा। मर्दे अहम पाक फौज के 15वें सिपा सलार जनरल राहील शरीफ बहादुरी और जुरात की आला मिसाल। जनरल राहील शरीफ ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने वाले जवानों और अफसरों का हमेशा हौसला बढ़ाया। पाक सरजमीन से हम दुश्मनों का सफाया करने के दौरान जनरल राहील शरीफ ने जवानों और अफसरों को हमेशा फ्रंट से लीड किया। जनरल राहील शरीफ ने खुशी के त्योहारों के मौके पर भी जवानों का हौसला बढ़ाया। ईद के मौके पर पाक फौज के इस बहादुर सिपा सलार ने कई बार वजीरिस्तान में अगले मोर्चों का दौरा किया और ईद का दिन जवानों के साथ गुजारा। मुल्क में जब भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ, सिपा सलार सबसे पहले जाए वकुआ पर पहुँचे।
सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हो, बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर दहशत गर्दों का हमला या कोयटा में दहशत गर्दी के वाकयात, जनरल राहील शरीफ ने न सिर्फ 14 के लवाकीन और जख्मियों की दाद रसी की, बल्कि दुश्मन को भी इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने के जिस अज़्म का इजहार किया, उसे पाया तकमील तक पहुँचाया। नाज़रीन, अब जायजा लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल का। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ होती तो आज हुकूमत ना होती, खामोश रहते, धक्का भी ना देते तो हुकूमत चली जाती। कतरी शहजादे के खत के बाद शुकूक व शुबहात 100% हो गए। गेंद अब वजीर आजम के कोर्ट में है कि वो पार्लियामेंट को कितना सुप्रीम समझते हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि हमने नवाज शरीफ से कभी इस्तीफे का मुतालबा तो नहीं किया, हमने पार्लियामेंट को अहमियत दी। वजीर आजम खुद को बचाने के लिए एक शेख का खत लेकर आ गए। कतरी शहजादे के खत के बाद शुकूक व शुबहात 100% हो गए। अपोजिशन लीडर का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ होती तो आज नवाज शरीफ की हुकूमत को धक्का देने की भी जरूरत नहीं थी। एक वक्त था जब हम सिर्फ खामोश रहते तो हुकूमत चली जाती। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 4 मुतालिबात में कोई ऐसी बात नहीं की जो वजीर आजम के लिए खतरा हो। नवाज शरीफ 90 की दिहाई की बात करते हैं, 90 की दिहाई से बचना चाहते हैं या नहीं? पीपल्स पार्टी 24वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। मियां साहब अपने लाडलों से बातें कहलवाते हैं। गेंद अब वजीर आजम के कोर्ट में है कि वो पार्लियामेंट को कितना सुप्रीम समझते हैं। इस मौके पर कमर जमान कायरा का कहना था कि क्या मियां साहब के वज़रा 90 की दिहाई की तरह बातें नहीं कर रहे? अगर मजबूर किया गया तो हमसे ज्यादा तारीख कोई नहीं जानता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पानामा लीक्स के मामले पर शरीफ खानदान के झूठ पर मबनी दस्तावेजी फिल्म मुल्क गिर तशहीर करने का फैसला कर लिया। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत तमाम अहम जिले हेडक्वार्टर्स में इस फिल्म की तशहीर की जाएगी। बनी गाला इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का अहम इजलास हुआ, जिसमें पानामा लीक स्कैंडल पर मीडिया स्ट्रेटेजी का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने की। इजलास में जहांगीर तरीन, शीरी मजारी, आरिफ अलवी, शिबली फराज और नईमुल हक समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास के दौरान शरीफ खानदान के झूठ बयानात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म की मुल्क गिर तशहीर का फैसला किया गया। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत तमाम अहम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में फिल्म की तशहीर की जाएगी। दस्तावेजी फिल्म बैनुल अक़वामी मीडिया हाउसेज को भी फ्राहम करने पर इत्तेफाक किया गया है। दस्तावेजी फिल्म में वजीर आजम नवाज शरीफ की साबिक आमिर परवेज मुशर्रफ से डील से मुतालिक भी खुसूसी मवाद शामिल है। इसमें स्विस बैंकों में महफूज कौम की चोरी शुदा दौलत के बारे में शरीफ बरादरान का मौक़िफ़ भी शामिल है। पानामा लीक्स पर शरीफ फैमिली के मुतज़ाद बयानात भी फिल्म का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक बार फिर इमरान खान और जहांगीर तरीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। लीगी रहनुमा कहते हैं कि पानामा केस से ज्यादा अहम इमरान खान और जहांगीर तरीन की तलाशी का केस है। इमरान खान के पूरे खानदान की ऑफशोर कंपनियां हैं। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर खूब तनकीदी निश्तर बरसाए। वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर का कहना था कि इमरान खान से जब तलाशी का कहा जाए तो वो हम पर ताखीरी हरबों का इल्जाम लगाते हैं। इमरान खान ने अपने गोशवारों में गैर मुल्की फ्लैट का जिक्र क्यों नहीं किया? पाकिस्तान की पहली ऑफशोर कंपनी इमरान खान ने बनाई। पानामा के खिलाफ ऐलान जहाद करने वाले इमरान खान से उनका एहतसाब मांगे तो कहते हैं मैं क्रिकेट खेलता था। अगर आपने बनाई थी और आप कह रहे फ्लैट के लिए बनाई थी, तो फ्लैट तो आपके खुद आपके मुताबिक 2003 या 2004 में आप बेच चुके थे, तो 2015 तक ऑफशोर कंपनी क्यों थी? अब सवाल पूछते हैं तो पीटीआई वाले जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं कि हम तो इसको शटर कर दें। सारे ये जो सवाल आते हैं, शटर क्या करें कि इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते थे। ओ भाई, हमें पता है, पूरी कौम को पता है, तमाम जनरेशंस को पता है पाकिस्तान की, दुनिया की, कि इमरान खान क्रिकेट खेलते थे। सवाल हम जो कर रहे हैं वो स्पेसिफिक कर रहे हैं कि आप अपने गोशवारों में क्यों नहीं शो करते थे? दानियाल अजीज का कहना था कि इमरान खान शातिर और फरेबी हैं, जिसकी अपनी ऑफशोर कंपनी है। इमरान खान की भी ऑफशोर कंपनियां हैं। उनका सारा खानदान इसी काम में लगा है। जमामा खान ने तलाक के बाद बयान दिया कि बनी गाला की जमीन इमरान खान ने खरीदी, जबकि इमरान खान ने अपने गोशवारों में इस जमीन को तोहफा जाहिर किया। इमरान खान बताएं कौन झूठ बोल रहा है? जहांगीर तरीन अपने खानसामा और माली के नाम पर कंपनियां और शेयर्स खरीदते रहे।
حقیقت کیا پتا چل رہی ہے کہ کوک جو ہے اربوں روپے والا وہ تو نکل رہا ہے جہانگیر ترین کی بغل میں سے. ان کا جو مالی ہے وہ یہ ان کی شیٹ ہے ٹریڈنگ کی, یہ 33 ملین شیئرز, 33 ملین کے شیئرز, اور ان کا نام ہے الا یار. اب وہ الا یار کا ماشاءاللہ آپ لوگ تو اچھے فلموں میں سے گانے بھی ساتھ جڑوا کر دیتے ہیں. ان کا ونٹر کا پھول کون سا پسندیدہ ہے, ان کا سمر کا پھول کون سا پسندیدہ ہے, کون سے بوٹے وہ اچھی طرح لگاتے ہیں, گھاس سونا بڑا اچھا وہ گاتے ہیں, وہ ذرا کائنڈلی قوم کو بتائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں پی ٹی آئی میں. رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اور جہانگیر ترین بار بار بلانے کے باوجود بھی عدالت میں جواب جمع نہیں کرا رہے. الیکشن کمیشن میں عمران خان نے فارن فنڈنگ کا جواب بھی ابھی تک جمع نہیں کرایا. لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب انصاف ہوگا اور ہم ان کو پکڑ پکڑ کر لائیں گے. کیمرہ مین محمد عمران کے ساتھ محمد اویس, وقت نیوز, اسلام آباد. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیراعظم نواز شریف اور عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی ہیں. درخواست گزار کو وزیراعظم کے خلاف عدالت سے رجوع کا مشورہ بھی دے دیا. الیکشن کمیشن نے منظور بھٹی اور عبدالرؤف نامی شہریوں کی درخواستوں کی سماعت کی. منظور بھٹی کا موقف تھا کہ وزیر اعظم نے لندن میں علاج پر سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے خرچ کیے. بتایا جائے کہ بیرون ملک علاج کس قانون کے تحت کرایا گیا. الیکشن کمیشن نے درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست گزار کو عدالت سے رجوع کرنے کا مشورہ دے دیا. عمران خان کے خلاف عبدالرؤف نامی درخواست گزار کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے شوکت خانم اسپتال کی زکوٰۃ سے بہن کے نام پر آف شور کمپنی بنائی, اس لیے عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے. الیکشن کمیشن نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ ان الزامات کے ثبوت کہاں ہیں, اور جواب نہ ملنے پر درخواست نامکمل قرار دے کر خارج کر دی. رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کراچی میں قتل و غارت گری کرنے والے آج پناہ مانگتے پھر رہے ہیں. شہر کے حالات خراب کرنے والے خود تقسیم ہو گئے. کرپشن کے خلاف سب سے پہلے عمران خان نے آواز بلند کی. تفصیلات جاوید قائم خانی کی اس رپورٹ میں. کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کے دوران رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ شہر قائد کے حالات بہتر ہیں. جو لوگ کل شہر کے مالک بنے ہوئے تھے آج وہ پناہ مانگتے پھر رہے ہیں. وہ لوگ خود 4 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. جو ہوا کرتے تھے وہ دکھائی دے رہے ہیں, جو مالک تھے وہ پناہ مانگ رہے ہیں. ایم کیو ایم کراچی شہر کو ڈومینیٹ کرتی رہی ہے پولیٹیکلی. آج ان کے کم از کم 4 حصے تو بن چکے. ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم لندن, ایم کیو ایم حقیقی اور پاک سرزمین پارٹی, انہی سے نکلے ہوئے کچھ حضرات جن کی سوچ بدل گئی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کراچی میں ٹارگٹ کلرز آج بھی موجود ہیں. شہر میں جا بجا گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. عوام کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں. انہوں نے کہا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اگر کرپشن کے خلاف آواز نہ اٹھاتے تو کوئی نہیں بولتا. وزیر اعظم نواز شریف ہار چکے ہیں. میں نے سڑکوں کی کیفیت دیکھی, یقین جانے پسماندہ سے پسماندہ پاکستان کے علاقے کی سڑک اس سے شاید مجھے بہتر دکھائی دے. گڑے تھے, سڑکیں نہیں تھی, گڑے تھے. میٹل روڈ میں ٹارمیک نظر کہیں نہیں آ رہا تھا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کشیدہ حالات پر حکومت کا موقف واضح نہیں. سی پیک منصوبے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت پر اعتماد نہیں. کیمرہ مین محمد وسیم کے ساتھ جاوید قائم خانی, وقت نیوز, کراچی. سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے 23 دسمبر کو حیدرآباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے. کہتے ہیں ایم کیو ایم کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنے والے مہاجروں کے دشمن ہیں. فاروق ستار اور ان کے ساتھیوں کا اب بھی ایم کیو ایم لندن سے رابطہ ہے. رپورٹ کر رہے ہیں اے کے محسن. پاکستان ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ فاروق ستار نے 22 اگست کے واقعے کے بعد لندن سے لا تعلقی کا اعلان صرف اپنے آپ کو بچانے اور اسمبلی رکنیت بحال رکھنے کے لیے کیا, لیکن ان کا سارا ڈرامہ فلاپ ہو گیا. فاروق ستار جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کا متحدہ لندن سے اب بھی رابطہ ہے. فاروق ستار صاحب اور ان کی ٹیم 22 اگست کی رات کو پکڑی گئی تھی. پاکستان کے لوگوں کا غضب اور غصہ تھا. اگر وہ 23 اگست کو پارٹی سے لا تعلقی کا اور قائد تحریک الطاف حسین صاحب کو بانی و تحریک اور جو وہ الطاف صاحب نہیں کہتے تو اور کیا کرتے.
अगर वो ये नहीं करते तो क्या होता? वो ये नहीं करते तो छूटते नहीं। मुस्तफा कमाल ने कहा कि जो लोग MQM को जिंदा रखना चाहते हैं वो महाजिरों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। महाजिरों का वोट बैंक किसी में तकसीम नहीं हुआ, अब ये सिर्फ PSP का है। 30 दिसंबर को हैदराबाद में जलसा करने का ऐलान करते हुए मुस्तफा कमाल ने मुखैर हजरात से अपील की कि वो PSP की तहरीक चलाने में माली मामनत करें। कैमरामैन सलमान अहमद के साथ AK मोहसिन, वक्त न्यूज, कराची। कराची से खबर शामिल करें। कराची में पाकिस्तान चौक पर कायम मखदूश इमारत में फंसे खानदानों को निकालने का काम जारी है। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक रिहायशी नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। इस मुतासिरा फर्द का मुतालिबा यह है कि उसे घर के बदले घर चाहिए। ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज जावेद कायम खानी से। जावेद कायम खानी, बताइएगा, तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस मुतासिरा फर्द का क्या कहना है? बिल्कुल जी, शहर भर के अंदर तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसी इमारतें जिन्हें मखदूश करार दिया गया है। KBC की जानिब से तमाम इमारत के मकीनों को, उनके मालकान को नोटिस भी जारी किए गए हैं और उनका यही मुतालबा है कि इन तमाम पुरानी और मखदूश इमारतों को जो है खाली किया जाए। इनका कभी भी जो है ये गिर सकती है। ऐसा ही वाकया जो है पाकिस्तान चौक पर इस रुकैया इमारत, रुकैया मंजिल जो है जिसकी अजरा बेगम के नाम पर ये मकान है और उनके हस्बैंड का नाम है तस्नीम अहमद, वो इसके मालिक हैं। उन्होंने पगड़ी के ऊपर जो है तकरीबन इस इमारत के अंदर 16 मकान, 16 फ्लैट्स कायम है और उसकी बालाई मंजिल के अलावा जो ज़ेरी मंजिल है उसके ऊपर जो है दुकानें कायम है। जो दुकानें भी जो है वो भी इसी तरह जो है वो वहाँ पर जारी हैं, उन पर जो है काम किया जाता है, लोग मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो मकान है उसमें से एक पोर्शन जो है इमारत का, उसमें तकरीबन 8 फ्लैट ऐसे थे जो कि जिसमें रिहाइश पजीर लोग थे। 5 खानदान जिनकी तादाद तकरीबन जो है वो 25 के करीब है अफराद की, वो इसमें मकीन थे। रात के अंदर जो है इसका जीना गिर गया था और बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्से भी जो है वो मखदूश होने के बायस जो है वो गिर चुके हैं और जमीन बोस हुए हैं। इमारत भी जो है काफी खस्ता हाल है। 3 जो फैमिलीज थी उन्हें दिन के औकात के अंदर रेस्क्यू स्नाइकर के जरिए वो उतार लिया गया था नीचे। उसके बाद और रात के अंदर भी जो है पुलिस और दीगर रेस्क्यू के अमला जो यहाँ पर मौजूद था और मुज़ाकरात के बाद जो है DC ऑफिस के अंदर वकीलों के मुज़ाकरात हुए जिसमें तय पाया कि भी घर जो है वो जो खानदान है उसे 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि वो कहीं और पगड़ी पे या किसी भी तरह जो अपना मकान ले सके। लेकिन रिहायशियों का ये मुतालबा है, 5 खानदान में 3 तो उतार लिए गए, थोड़ी देर कबल जो है खानदान को उतारा गया। एक खानदान ऐसा है, अभी भी आपको मैं कैमरामैन को कहूँ कि वो खिड़की के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि आप 2 अफराद वो मौजूद है खड़े हुए और उनका यही मुतालबा है कि घर के बदले उन्हें घर चाहिए। उनकी फैमिली की जो खवातीन थी वो तो उन्हें जो है स्नाइकर की मदद से उतार लिया गया, लेकिन ताहाल एक खातून और 2 ये फर्द अफराद जो है इस वक्त भी इसे अपने घर के अंदर मौजूद है और उनका यही मुतालबा है कि वो किसी भी सूरत जो है अपने घर से बाहर नहीं आएंगे जब तक इन्हें जो है इसके मुतबादिल रिहाइश जो है वो ना दी जाए। घर के बदले घर का मुतालबा किया जा रहा है। DC से जो है मुज़ाकरात किए गए थे, मालकान भी मौजूद थे। तमाम लोगों ने कहा कि पगड़ी की जो कीमत दी गई थी वो पगड़ी कीमत अगर उन्हें वापस कर दी जाए तो किसी दूसरी जगह अपना मकान ले, वरना जो है इन्हें मकान के बदले मकान किसी मुतबादिल जगह पर बेहतर रिहाइश दी जाए जैसी रिहाइश यहाँ पर ये पजीर करते थे। जी आपका बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब काबीना में शामिल 11 नए वज़रा ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने नए वज़रा से हलफ लिया। पंजाब काबीना में शामिल 11 नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई जिसमें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रिजाना ने नए वज़रा से हलफ लिया। वज़रा में वज़ीर दाखिला पंजाब शुजा खानजादा के साहबजादे जहांगीर खानजादा, नगमा मुश्ताक, अमानतुल्लाह खान, शादी खेल, ख्वाजा सलमान रफीक, शेख अलाउद्दीन, मनशा भट्ट, मेहर एजाज अहमद, हुसैन कादरी, मोहम्मद नईम अख्तर, सैयद रजा अली गिलानी और मलिक अहमद यार हंजरा शामिल हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान और राना मोहम्मद अरशद वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी मुकर्रर किए गए, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर, अजीम उल हक, राना मकबूल अहमद वज़ीर आला पंजाब के मशीर होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का कहना है कि 70 साल के बोसीदा निज़ाम को तब्दील कर दिया। अवाम तब्दीली चाहते हैं तो हमारा साथ देना होगा। पिशावर में सेहत सहूलत प्रोग्राम में मुस्तहिक अफराद को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला KP परवेज खटक ने कहा कि मैं किसी के दबाव में नहीं आता। 70 साल के बोसीदा निज़ाम को तब्दील करके अवाम के साथ तब्दीली का वादा पूरा कर दिया। हमने ऐलान किया कि हम इनकी तनख्वाहें 3 गुना बढ़ाते हैं। उनकी तनख्वाहें हमने 3 गुना बढ़ाई। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सूबे में तकरीबन 24 ज़िलों में 23 ज़िलों में दिसंबर तक
100% डॉक्टर मौजूद होंगे और गारंटी से मैं कहता हूँ। उनका कहना था कि सूबे में रोजगार के मौके पैदा करना और आवाम की जिंदगी में आसानियां पैदा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अवाम हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो उन्हें हमारा साथ देना होगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि नैब की तफ्तीश से मुतमईन नहीं, पीपल्स पार्टी को किसी के एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है और ना करने देती है। पीपल्स पार्टी के हर गैर आईनी इकदाम की हर सतह पर मजम्मत करेंगे। तफसीलात जानते हैं एक मोहसिन की रिपोर्ट में। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि वजीर बल्दियात से वजारत नहीं संभल रही, चीन से शहर साफ करने का कहा जा रहा है, वजारत बल्दियात चीन को ही दे दी जाए। जब कचरा उठाने चाइना आ रहा है, हमारे शहर का कचरा वो हम नहीं उठा सकते, गंद हम नहीं साफ करते, अपना गंद साफ करने भी चाइना को बुला रहे हैं, तो बाकी काम भी चाइना को ही दे दें। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि बेनजीर भुट्टो पार्क बर्बाद कर दिया गया, नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, पीपल्स पार्टी अपने वज़रा से चाइना कटिंग की तहकीकात करे। हुकूमत ने ऐसी स्नारकल मंगवाई है जिसका सप्लायर पाकिस्तान में एक ही है। इस स्नारकल के आने के बाद वज़ीर आला सिंध खुद तहकीकात का आगाज कर दें। ये स्नारकल आ गई और ये एक रोड और एक बिल्डिंग के अलावा कराची में कहीं नहीं जा पाएगी। एक रोड और एक बिल्डिंग, अब वो बिल्डिंग किसकी है ये खोज आप लगाएं। हुकूमत की नहीं है, हुकूमत की नहीं है, हुकूमत के खास बिल्डर की बिल्डिंग है। और उसके बाद अगर ये स्नॉर्कल नाकारा हो गई तो मैं वजीर बल्दियात साहब से ये खुद कहूँगा कि आप अपने खिलाफ इस स्नॉर्कल के आने के बाद खुद करप्शन की तहकीकात का खुद मुतालबा कर लीजिएगा और बताइएगा कि असेंबली में जो बात हो रही थी उसको आपने नजरअंदाज किया है। फैसल सब्जवारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवाम को परेशान कर रही है, वज़ीर आला सिंध की नाक के नीचे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। आपने काम नहीं करना, दूसरों को काम नहीं करने देना, ये नाइंसाफी है, ज्यादती है। असेंबली में अक्सरियत के नाम पर इस सूबे की अक्सरियत अवाम को, खासकर इस सूबे के शहरी इलाकों के अवाम को आजिज करने की मजमूम पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वजीर आला नोटिस ने इस बात का, अदालतें नोटिस ने, ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, वजीर आला के नाक के नीचे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि वो हुकूमत के खिलाफ अदालतों में जाएंगे और सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे। अब्दुल इकबाल के साथ AK मोहसिन, वक्त न्यूज कराची। आगे बढ़ते हुए आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। कराची से NA 258 का जिमनी इलेक्शन PP के अब्दुल हकीम बलोच कामयाब करा पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, तहरीक इंसाफ के मोहम्मद हनीफ बंगश दूसरे नंबर पर है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मंजर रिजवी से। मंजर रिजवी, अपडेट कीजिए नतीजे के हवाले से जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी है। अब्दुल हकीम बलोच जो पाकिस्तान नून लीग में पहले थे और सूबाई विफाकी वजीर ममलिकत थे, इस्तीफा देने के बाद इस नशिस्त पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ा और आज ये इलेक्शन जो है भारी अक्सरियत से वो जीत गए। तकरीबन 75,000 वोटों का रिजल्ट आ चुका है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, जिसमें वो भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर पे PTI के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 1100 के करीब वोट लिए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच कामयाब करार पाए हैं। जी, भारी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। मंजर रिजवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने NFC पर आइंदा इजलास दिसंबर में बुलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि नवे NFC अवार्ड से मुतालिक अहम फैसले के लिए ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। हतमी रिपोर्ट की तैयारी के लिए 10 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। आइनी तौर पर किसी सूबे के हिस्से में कमी नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत NFC के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबों की जानिब से सालाना रिपोर्ट पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना था कि हतमी रिपोर्ट की तैयारी के लिए 10 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से इजलास दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगा। आईनी तौर पर किसी सूबे का ऐसा काम नहीं किया जा सकता कि PK को बराबरी और मसावी हक दिया जाएगा। फैसला किया गया कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में NFC नए अवार्ड के हवाले से इस कमीशन की मीटिंग होगी और जो प्रोग्रेस इंशाल्लाह उस वक्त होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। जितना काम किया है ग्रुप्स ने वो बड़ा मुफीद और वैल्यूएबल है। उसमें ना सिर्फ NFC अवार्ड को फाइनलाइज करने में मदद मिलेगी, बल्कि मेरे नज़दीक फ्यूचर की जो हमने अपने रोड मैप बनाना है मैक्रो इकोनॉमिक
फ्रेम वर्क के हवाले से उसमें बहुत ज़्यादा उसमें इंशाल्लाह मदद मिलेगी। इस मौके पर प्रोफेसर इब्राहिम का कहना था कि इजलास में एनएफसी को हतमी शक्ल देने के अज़्म का इजहार किया गया। उम्मीद है कि वादों पर अमल दरामद किया जाएगा। सलीम मांडवी वाला का कहना था कि वफाक और सूबों की रिपोर्ट से आगाही हासिल हुई है, नए एनएफसी अवार्ड की जानिब बढ़ रहे हैं। नए एनएफसी अवार्ड के आने में जो ताखीर हुई है उस पे हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार भी किया, उसका जवाब भी दिया गया, उस अज़म का इजहार किया गया है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में इजलास भी होंगे और जल्द अज जल्द नए अवार्ड देने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश होगी। ग्रुप्स की जो रिपोर्ट्स बनाई गई थी वो उससे काफ़ी हमें सारे प्रोविंसेस को एक दूसरे के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। 9th NFC अवार्ड अब की तरफ हम जा रहे हैं और इंशाअल्लाह 9th NFC अवार्ड डार साहब जल्दी कॉल करेंगे और अनाउंस करेंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने नए एनएफसी अवार्ड के इजरा में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती हुए उम्मीद जाहिर की कि नए अवार्ड जल्द जारी किया जाएगा।